चलिए बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे मैं एक बात फिर से इस बात को रिमाइंड करा दूं कि अगर आप अब से लेकर जेईई मेन के बीच का जितना समय है उसको बहुत ही अगर एफिशिएंटली, अगर बढ़िया तरीके से अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको बहुत ही मतलब एग्रेसिव और इम्पल्सिव तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो फोकस है, जो इंटेंसिटी है, वो आपकी पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिर्फ सुपरफिशियली ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते गए, फिर हर आधे घंटे में ब्रेक लेने लग गए, तो इससे पार नहीं पड़ेगी और उससे हम ये मान के चलो कि उस रेस के अंदर थोड़े से और पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी क्लास मिस ना करें, कोई भी होमवर्क मिस ना करें और अपनी पढ़ाई के अंदर थोड़े से लॉन्गर आवर्स की जो सिटिंग्स हैं इन पर ज़्यादा भरोसा रखें। मैं इस बात को फिर से बोलता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे सुनने में दिक्कत हो। लगातार 3 घंटे बैठकर पढ़ने की कोशिश करें। आपको एक्चुअल एग्ज़ाम 3 घंटे का देना है तो लगातार 3 घंटे बैठें। जिस टाइम आप 3 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, उस टाइम पर आप सोशल मीडिया से, फ़ोन से, बाकी जो थोड़ा सा दूर रहें। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो उनसे जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रहें और टाइम को इस तरह से यूज़ करें कि आप उस टाइम का जो एक तरीके से बेस्ट जूस है वो निकाल सको। क्योंकि देखो यार, समय सबके पास बराबर ही होगा। अब से लेकर जेईई मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट है वहाँ तक लगभग हर बच्चे के पास बराबर ही समय है। ठीक है, मैंने लगभग इसलिए बोला कि हो सकता है कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके पास 2 दिन कम होंगे। ठीक है, हो सकता है किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाए तो उसके पास अगेन 3 दिन हो सकता है बाकी बच्चों के मुकाबले कम हो, बट रफली मोर और लेस समय सबके पास बराबर है। अब जो बच्चा एफिशिएंट होगा, जो सिस्टमेटिक होगा, वो उसी समय को बेटर तरीके से यूज़ करेगा। जो थोड़ा सा लेथार्जिक होगा, जो प्रोक्रेस्टिनेशन करता आया है बच्चा, वो ऑब्वियस बात है कि उसके टाइम को उतने बढ़िया तरीके से यूज़ नहीं करेगा। आज के दिन ये जो हम अपने अंदर क्वालिटीज़ इनबिल्ट कर रहे हैं, जैसे किस तरह से अपने आप को मोर एफिशिएंट बनाना है, कैसे किसी काम को बेटर फोकस के साथ, बेटर इंटेंसिटी के साथ करना है, कैसे कम समय के अंदर ज़्यादा काम को निपटाना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ये सब बातें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के एग्ज़ाम तक ही काम आएंगी। ये हमारे हमेशा काम आएंगे। जब हम कॉलेज चले जाएंगे तब भी काम आएंगी। कॉलेज के बाद अगर हम जॉब वॉब करने लगे, अपना काम करने लगे, वहाँ पर भी यही सारी की सारी चीज़ें काम आएंगी और ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीम इशू, वर्क ऑन इट। यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि हाँ, मैंने आपको ये वाली बात आज ही बता दी कि टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा इशू है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चे की लाइफ में इशू है, प्रोफेशनल्स की लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत बड़ा इशू है। टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करें और जो बच्चा 17-18 साल की उम्र के अंदर टाइम को मैनेज करना सीख जाता है, उसके लिए आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसे एग्जीक्यूट करना और आसान होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम नई आदतें नहीं डाल पाते हैं और उसके बाद हो सकता है कि हमारे अंदर एक लेथार्जी कॉन्स्टेंट ही हो जाए कि हाँ, इतने लेथार्जिक तो हम रहेंगे। बट अगर अभी किसी बच्चे ने 17-18 साल की उम्र के अंदर ही अपने आप को किस तरह से एफिशिएंट बनाना है, कैसे टाइम को बेटर तरीके से यूज़ करना है, कैसे सिस्टमेटिक रहना है, उस पर हल्का सा भी वर्क कर लिया तो ये वाला वर्क हमेशा काम आएगा। हो सकता है कि जेईई की रैंक काम ना आए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि जब हमें IIT NIT मिले उसकी डिग्री भी काम ना आए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, बहुत सारे IITians है ना, ब्रांच होती है इंजीनियरिंग फिजिक्स और पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, मेरी तरह बहुत सारे IIT वाले है ना, क्या कहते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होते हैं, है ना, कोई कुछ और कर रहा होता है। बंदा कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा होगा और कोई ना कोई एग्रीकल्चर का कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो हम डिग्री करने वाले हैं वो हमें कुछ सिखाएगी, उस डिग्री को पाने के लिए हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। ये एफर्ट्स कभी आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। तो मैं फिर से इस बात को बोलूँगा कि अगले 2-2.5 महीने को बेटर तरीके से यूज़ करें, टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करें, तब जाके बात बनेगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अगला चैप्टर, काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। गैलीलियोस स्टेटमेंट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये ऐसे कहता है कि अगर कोई किसी बॉडी का मोशन 2 डायमेंशनल है तो हम उस मोशन को एक्स और वाई एक्सिस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस का जो मोशन होगा वो वाई एक्सिस के पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा और वाई एक्सिस का जो मोशन है
वो एक्स एक्सिस के पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इतनी सी बात है, कोई इसमें बहुत ऐसे हाई फाई बात नहीं है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। लेट्स से दिस इज एक्स, लेट्स से दिस इज वाई। अब मैंने किसी बॉल को ग्राउंड से ऐसे फेंक दिया, लेट्स से, ठीक है, यूँ फेंक दिया और ये बॉल चलते 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 यूँ जा रही है। किसी टाइम पर आपकी जो बॉल है वो यहाँ कहीं है। इस टाइम पर लेट्स से ये कुछ एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में चल रही और कुछ वाई डिस्टेंस लेट्स से ये वर्टिकल में चल रही। इसकी नेट वेलोसिटी तो ऐसे है, मगर उसके दो कंपोनेंट हैं, एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वेलोसिटी बड़ा आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, जो हम जानते हैं कि अंडर ग्रेविटी मोशन में तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है। खैर वो तो बात की बात है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है और जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है उसी पर निर्भर करता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। जरा चेक करना, मैंने इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखा है। बस मैंने इस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को एक तरीके से इस तरह से डिवाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ही लगा रहा हूँ। ये वाली बात मैं y के लिए भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी और y एक्सिस के एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ बेटा, जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पर ही निर्भर करेगा। मैंने वैसे इक्वेशन लगाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस आर वी टी स्क्वायर। बस मैंने ये कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर x एक्सिस के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी भी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग और एक्सेलरेशन भी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से अगर मुझे y डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इट विल बी ऑफ कोर्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको y एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो y एक्सिस के अलोंग ही इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और y एक्सिस के अलोंग ही आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज गैलीलियोस स्टेटमेंट। ये कहता है कि x एक्सिस के अलोंग मोशन अलग और y एक्सिस के अलोंग मोशन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उसके बाद जैसे हम सिंपल काइनेमेटिक्स करते हैं वैसे वैसे करते रहो। ऐसा करके हम कॉन्सेप्चुअली रेडी हो चुके हैं कोई भी सवाल करने के लिए। ठीक है, बाकी ऑब्वियस बता, फॉर्मूले भी सीखते हैं, बट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसी तरह से मैं भी कह सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिया है तो x एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन, x एक्सिस के अलोंग ही इनिशियल वेलोसिटी और x एक्सिस के अलोंग ही फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से मगर कहूँ कि मुझे y एक्सिस के अलोंग लगाना है तो लगा देंगे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो y एक्सिस वाला ही एक्सेलरेशन होगा, y एक्सिस वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी और y एक्सिस वाली ही आपकी वेलोसिटी होगी। सिंपल, इतना सही है गैलीलियो स्टेटमेंट। ठीक है, इतना सही, इससे अपना काम चल जाता है। चलो मैं दूसरे शब्दों में और बोलता हूँ। अगर मैं कभी x कोऑर्डिनेट को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास x एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी आएगी। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो x एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आएगी। अगर मैं y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास y एक्सिस के अलोंग का ही एक्सेलरेशन आएगा। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। एक पार्टिकल बेटा और वो है ना किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है और उस प्लेन के अंदर उसकी किसी भी टाइम पर जो पोजीशन है ना, इट इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस, टी क्यूब आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन ये है। ठीक है, अब अगर मान लो, अब मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूं।
ये टी क्यूब आई कैप ये बता रहा है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। टी की वैल्यू पुट कर दो। 1 सेकंड पर पार्टिकल x इक्वल टू 1 पर होगा, 2 सेकंड पर x इक्वल टू 8 पर होगा, 3 सेकंड पर x इक्वल टू 27 पर होगा। ऐसे तुम लगातार बड़ा टी की वैल्यूज पुट करते जाओ। इसी तरह से किसी भी टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट होगा 3 टाइम्स टी स्क्वायर। अगेन बेटा टी की वैल्यूज पुट कर दो तो किसी भी टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा हम बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी भी टाइम पर x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि y कोऑर्डिनेट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर दो कि सर जो x कोऑर्डिनेट है उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। बेटा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 टाइम्स टी स्क्वायर। ठीक है सर मुझे y एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए। बेटा y एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए तो y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की दर निकाल लो। अब 3t स्क्वायर का डिफरेंशियल बेटा तुम जानते दैट इज 6t। तो किसी भी टाइम पर कोई मुझसे पूछे कि सर वेलोसिटी क्या होगी, तो बेटा वेलोसिटी ये तो x एक्सिस के अलोंग रही तो ये रही 3t स्क्वायर आई कैप, ये y एक्सिस के अलोंग रही प्लस 6t j कैप। ये किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी, किसी भी समय पर आपकी ये वेलोसिटी। सर मुझे 5 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए, बेटा 5 रख दो। सर मुझे 10 सेकंड पर चाहिए, 10 रख दो। अच्छा सर एक्सेलरेशन की क्या कहानी है, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो जैसे गैलीलियो सर ने कहा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसके परिवर्तन की दर है। वाई में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जो वेलोसिटी है जो 3t स्क्वायर है, बड़ा एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट इज 3t स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन विल बी ऑफ कोर्स 60। सर y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, बट अगर मुझे y एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इट मींस दैट कि मुझे y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसके परिवर्तन की दर निकालनी है। अब x कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। अब y को एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है मुझे पता है क्या है बेटा 60, बेटा 60 का डिफरेंशियल ऑफ कोर्स 6। कोई मुझसे पूछ ले कि सर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बेटा होगा ये तो x एक्सिस के अलोंग तो बेटा दैट इज 6t आई कैप प्लस 6j कैप। ये बेटा आपका एक्सेलरेशन। एक सवाल है जो बेटा मैंने ना कई बार ऐसे नोटिस किया है कि ना जेई पूछती रही है, वो ये पूछते रहते बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बीच में एंगल कितना है। ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, मतलब आपको आर वेक्टर दे दिया और ये पूछ लेंगे बताओ वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अगर कभी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में अगर एंगल पूछे, किसी भी वेक्टर के बीच में अगर एंगल पूछे तो आप बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू v डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v। बस सिंपल। कभी भी दो वेक्टर बीच में अगर एंगल निकाल लो आप बड़े आराम से इतना सा काम कर सकते हो। इतना सा करते ही हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है जैसे v डॉट ए बेटा किसी को ना करना हो तो मैं सिखा देता हूँ। v डॉट ए मतलब आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 3t स्क्वायर इंटू 6t बेटा कितना आ गया 18t क्यूब। j कैप का बेटा j कैप के साथ बेटा दैट कम्स आउट टू बी 36t डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ v आएगा अंडर रूट ऑफ 9t की पावर 4 प्लस 36t स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a बेटा कितना आएगा रूट ऑफ 36t स्क्वायर प्लस 36। किसी भी दो वेक्टर बीच अगर एंगल निकालना तो ये वाला काम कर सकते हो। मेरी ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह का सवाल जो है ना वो जेई एडवांस वगैरह में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि बेटा जेई मेन के अंदर कोई टफ सवाल आए तो वो पूछ ले बताओ कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बीच का एंगल क्या होगा, तो पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लो फिर एंगल निकाल लो। ठीक है तो टफ सवाल कभी पूछे तो इस तरह का सवाल आ सकता है। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। बड़ा नेक्स्ट इज ग्राउंड टू ग्राउंड बड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे बड़ा सिंपल सा काम है, सुनिएगा। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा वो हमें सारे के सारे याद होने चाहिए। हल्की फुल्की बेटा हमें इसके पीछे की थ्योरी भी पता होनी चाहिए। सुनिएगा
नाम से बड़ा आइडिया लग गया होगा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम किसी बॉल को ग्राउंड से फेंकेंगे और बड़ा बॉल वापस से ग्राउंड पर आकर ही वापस गिर जाएगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है, मैंने ये हॉरिजॉन्टल मान लिया है, बेटा ये वाई एक्सिस है, मैंने इसको वर्टिकल मान लिया है। मेरे पास बड़ा एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को मैंने ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक दिया है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे। बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल देता हूं। यू को बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया। हम इस बात को जानते हैं कि ये जो बॉल है बेटा ये यूं चलते 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 ऐसे ग्राउंड पर जाकर टकराएगी। ठीक है, ये जो बॉल है, ये जो फुटबॉल है बेटा यूं चलते 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 ग्राउंड से टकराएगी। ग्राउंड से गई, ग्राउंड पे ही टकराएगी। मान लो कि t इज इक्वल्स टू 0 से गई और t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर जमीन से टकराए। इस कैपिटल T को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे। ठीक है, इसी दौरान ये कभी ना कभी बेटा ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर भी है। इसको मैं कैपिटल H बोलता हूं। दिस इज ऑफ कोर्स द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्का सा पोस्टमार्टम करते हैं। ये जो बॉल आपने फेंकी है इसके पास जो वेलोसिटी है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है शुरुआत में वो है u cos थीटा। इसका y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है शुरुआत में दैट इज u sin थीटा। रही बात बेटा एक्सेलरेशन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बॉल पर कोई फोर्स लगने से रहा। हम ना तो एयर रेजिस्टेंस मानते हैं ना कोई और फोर्स मानते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ mg मानते हैं। तो पूरी की पूरी बॉल पर नीचे की तरफ y डायरेक्शन के अलोंग एक एक्सेलरेशन है दैट इज g। ठीक है, अब सुनना, x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि x एक्सिस के अलोंग तो हमेशा ही जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। ठीक है, किसी भी टाइम पर अगर मुझे x कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो मैं बड़ा आराम से लिख दूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो हमेशा ही वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये तो बात हुई x के अलोंग। हल्की फुल्की अगर कोई एक्सेलरेशन के कारण कोई इक्वेशंस में चेंज आएंगे तो वो y के अलोंग आपके पास आएंगे। y के अलोंग देखो तो बेटा y के अलोंग एक्सेलरेशन है माइनस जी। सर माइनस क्यों? बेटा हमने y एक्सिस मान लिया ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस मैंने बताई दी है दैट इज u sin थीटा। किसी भी टाइम पर कोई कह दे कि सर y एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी होगी तो मैं बोलूंगा कि दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू टाइम दैट इज u sin थीटा माइनस gt। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी। ठीक है, ये u है बेटा। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। बड़ा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस में माइनस जी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है u sin थीटा इनटू t, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है माइनस जी तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब आराम से मेरी बातें सुनना। कोई मुझे कहते कि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, निकाल ले बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिस टाइम में बॉल यहां से चलते चलते यहां आती है। पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, घटता है, जीरो हो जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट को जीरो करना है। जैसे मैंने y कोऑर्डिनेट को जीरो किया मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी
2u साइन थीटा अपॉन जी। ये जो u साइन थीटा है बेटा, दिस इज ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। दिस इज ऑफ कोर्स, ये जो u साइन थीटा लिख रखा है मैंने, इट इज ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। फॉर्मूला टू रिमेंबर, जिसमें से आप ये भी याद रख सकते हो कि आधा टाइम u साइन थीटा बाई जी ऊपर जाने का है और बाकी आधा टाइम u साइन थीटा बाई जी नीचे आने का टाइम है। ठीक है, फेयर एनफ। अगली बात कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। देख यार, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उस टाइम पर ऑब्वियस बात है कि सारी की सारी जो वेलोसिटी होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी, वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी। क्योंकि अगर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होती तो भी तो और ऊपर जा रही होती। तो सारी के सारी जो वेलोसिटी होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी, और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हम जानते हैं पूरे रास्ते ही यू कॉस थीटा है। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं वेलोसिटी को जीरो कर दूं तो ऑब्वियस बात है इससे टाइम आ जाएगा। टाइम बेटा वही वापस आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। इसका मतलब यू साइन थीटा अपॉन जी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग ही बचती है। अगर मैं यहां पर वी वाई को जीरो पुट कर दूंगा तो इससे मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू जी इंटू वाई कोऑर्डिनेट। इस टाइम पर जो वाई कोऑर्डिनेट है बेटा वही तो आपका एच है। एच की वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। ये जो यू साइन थीटा है ये एक तरह से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी। बेटा दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बॉल आपने जहां से फेंकी और बॉल जमीन पर टकराई, यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा ये आपकी रेंज है। रेंज अगर निकालना हो तो बेसिकली ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपका डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रेंज जो है इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट। एक टाइम ऑफ फ्लाइट के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है वही तुम्हारा रेंज है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटा टाइम यहां से यहां तक हमें पता ही है, हमने निकाल रखा है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसे हल्का सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी भी कह सकता हूं। रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तब बेटा आपका रेंज सबसे ज्यादा आएगा। ये 45 हुआ तो ये 90 हो गया, साइन 90 बेटा 1 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज मेरे पास आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेंज का फॉर्मूला याद रखो, मस्त रहो। इसी तरह से अगर एंगल थीटा हुआ या फिर 90 माइनस थीटा हुआ, दोनों ही केस में बेटा आपकी जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, बशर्ते आपने सेम स्पीड से फेंका है। मतलब आप एंगल 30 डिग्री पे फेंक दोगे तब भी वही रेंज आएगी, और एंगल 60 डिग्री पे फेंक दोगे तब भी वही रेंज आएगी, अगर आप दोनों बार बराबर स्पीड से फेंक रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि बेटा 30 रखोगे तो ये अंदर साइन 60 बन जाएगा, 60 रखोगे तो अंदर साइन 120 बन जाएगा। साइन 60 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है, तो वो बराबरी वैल्यू आती है। मैं एक बात तो बोलूंगा, ये जो रेंज का फॉर्मूला है इसको एक तरीके से और भी याद रख सकते हो, 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। दोनों ही फॉर्मूले अच्छी जगह है। मैं बेटा छोटे छोटे 2-4 सवाल कराता हूं। मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं। जैसे अब मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, देखो यार ना, अब मेरे बेवकूफ़ बच्चों को जेई वाले कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे बोलते हैं कि अच्छा वैसे ना एक बात और बोल दूं कि मैं कितना ही समझा दूं, लेकिन जिसको बेवकूफ़ी करनी होगी ना वो करके ही रहेगा। तो मेरा काम तो सिर्फ समझाना है, बाकी जिसको बेवकूफ़ी करनी है ना उसको कितना ही समझा दो कि बेटा ध्यान से ना सारा वर्ड्स पढ़ा करो, सारी लैंग्वेज पढ़ा करो। लेकिन बच्चा क्या होता है वो है ना फ्लो में रहता है, और ख़ास तौर से जब सवाल आसान होता है ना तब वो कुछ ज़्यादा ही फ्लो में रहता है कि यार ये तो बहुत आसान सवाल, अभी करता हूँ, तो फटाफट गलती करता है, बहुत जल्दी गलती करता है। तो जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, सवाल में लिखा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 30 मीटर्स पर सेकेंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल।
क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर? बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल एट ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो बच्चा फिर क्या करेगा? फटाक से थीटा को 60 लिख देगा। अरे नहीं बेटा, सवाल के अंदर क्या बोल रखा है कि एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर ये एंगल बेटा 60 है तो ये वाला एंगल आपका 30 है। और जो थोड़ा सा लैंग्वेज कम पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ थीटा ढूंढता है, यू ढूंढता है, फटाफट सवाल करना स्टार्ट कर देता है। तो जेई वाले उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़ा थोड़ा लैंग्वेज के अंदर उसको फंसा देते हैं। तो ध्यान से चेक कर लिया करो कि जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ है। तो अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया? 30। और ऑब्वियस बात है कि बेटा हमने जो भी फॉर्मूला निकाले हैं वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल से ही निकाले हैं। ठीक है, मेरा सवाल बेटा आपसे ये कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एंड रेंज। ये 3 काम करो, कर देंगे बेटा। ये बॉल चलते 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 यूं आए। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। वैसे बेटा जी की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, अब मैं तो बेटा ठीक है 10 ही ले रहा हूँ। 2 टाइम्स u इज बेटा 30 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 30 अपॉन जी। बेटा जी 10, साइन 30 बेटा हाफ आ जाएगा, दैट इज 3 सेकेंड्स। कुल मिलाकर टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स। सर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना होगा? बेटा ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगी ये वाली। इसका कोई फॉर्मूला है क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30 इंटू साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। ये दोनों बेटा कैंसिल हो गया। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 3। बेटा साइन 30 कितना होता है? हाफ। उसका स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 1/4। नीचे बेटा मेरे पास आ जाएगा 2। ये मेरे पास आ गया 15, 15 आती है 45, 45/4 मीटर। ठीक है ना, 11.25 मीटर के आसपास बेटा ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। सर रेंज कितनी आएगी? बेटा फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी है, कोई खास बड़ा काम तो है नहीं। रेंज अगर लिखनी हो तो दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर तो आ गया 30 इंटू 30 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा। 2 टाइम्स थीटा मतलब 2 टाइम्स 30। 2 टाइम्स 30 इज बेटा ऑफ कोर्स 60, 90 इंटू साइन 60। साइन 60 इज ऑफ कोर्स √3/2। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 45√3 ऑफ कोर्स मीटर में आपका आंसर। अच्छा एक बात कर बोलूं, इसी बॉल को अगर आपने 60 डिग्री से फेंका होता ना, मतलब हॉरिजॉन्टल से अगर 60 डिग्री फेंका होता तब भी रेंज यही आती। अगर आपने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका होता तो ऑफ कोर्स हाइट ज़्यादा आती। अगर तुमने 60 डिग्री फेंका होता तो हाइट ज़्यादा आती, टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा आता। थीटा बढ़ गया तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन रेंज वही आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा सवाल है। मैं एक छोटा सवाल और कराता हूँ, हालांकि सारी बातें एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, बट ठीक है बेटा एक सवाल तो मैं और करा सकता हूँ। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए बेटा आपके पास वाई एक्सिस है, और मुझे साफ साफ सवाल में ये बोल रखा है कि मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकल प्लेन के अंदर विथ सम वेलोसिटी। लेट्स से बेटा वेलोसिटी इज समथिंग लाइक 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बड़ा वर्टिकली हमने बॉल को इस वेलोसिटी से फेंक दिया। सर ये 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप का मतलब क्या है? 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है। इस बात का मतलब ये है कि बॉल के पास शुरुआत में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है 20 और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है 30। ठीक है, अब आपको नेट वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं बेटा। नेट वेलोसिटी यूं है और बॉल जो है वो यूं चलते 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 ऐसे आ रहे हैं। आप तो ये देख लो कि दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। सर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा अपॉन जी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लगा दो 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन अपॉन जी।
2 times initial velocity along y direction is 30 upon g, but that comes out to be 6 seconds. Maximum height, but maximum height is u square sin square theta upon 2g. u square, अरे u और थीटा सर नेट स्पीड निकालो क्या? नहीं. थीटा निकालो क्या? नहीं. तुम तो सिर्फ ऐसा कर दो कि u sin theta is basically initial velocity along y direction का स्क्वायर अपॉन g. What is initial velocity along y direction? 30 into 30, 90 upon 2 बड़ा ये 45 मीटर. सर रेंज क्या होगी? बड़ा ये रेंज है. अब रेंज के लिए अगेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थीटा कौन निकालेगा यार, टाइम लग जाएगा उसमें. इससे बेटर ये है कि मैंने आपको रेंज का एक फॉर्मूला और सिखा रखा है, 2 times इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन अपॉन जी. फटाक से लगा दो, आंसर आ जाएगा. 2 times, बड़ा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 20, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 30 अपॉन जी. बड़ा जी कुछ नहीं बोला तो 10 ले लेता हूँ, एक्चुअल सवाल में आपको दे रखा होगा. बड़ा मेरे ख्याल से 120 मीटर आ गया हुआ. ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए बेटा ये आपका आंसर. एक बात और बोलता हूं, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बॉल के पास हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो बोल दूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी होगी. वो भी कितनी? 20, क्योंकि एक्स के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, एक्स के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इस टाइम पर भी वेलोसिटी 20 रहेगी. अच्छा, जब टक्कर होगी ना तब भी x के अलोंग तो बड़ा 20 ही रहेगी, y के अलोंग वापस से 30 हो जाएगी, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो जाते वक्त आते वक्त स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है. सर क्यों नहीं वेलोसिटी सेम? बेटा वेलोसिटी में ये वाला कंपोनेंट तो उल्टा हो गया ना, इसलिए. ठीक है, स्पीड सेम है जाते वक्त आते वक्त, स्पीड तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो है. ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों ही तरह से सवाल पूछेंगे, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे कर लेंगे. आगे चलते बेटा, एक सवाल करते हैं. हालांकि सवाल मुझे ऐसा लगता है कि ना पेन चलाने की जरूरत नहीं है. द रेंजेस एंड हाइट्स फॉर 2 प्रोजेक्टाइल विद द सेम इनिशियल स्पीड. बेटा दोनों ही केस में जो स्पीड है वो सेम है, एट एन एंगल 42 डिग्री एंड 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. बड़ा एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 42 डिग्री, दूसरी बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 48 डिग्री. इस केस में 42 डिग्री वाले केस में जो रेंज है वो है R1, और 48 डिग्री वाले केस में जो रेंज है बड़ा वो है R2. 42 डिग्री वाले केस में जो मैक्सिमम हाइट है वो है H1, और 48 डिग्री वाले केस में जो मैक्सिमम हाइट है वो है H2. हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछ रखा है, लेकिन चलो मैं लिखता हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में है T1 और इस केस में है T2. मुझसे कंपेयर करने के लिए कह रखा है कि आप तो रेंज को और हाइट को कंपेयर करो. टाइम तो बड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, मैं तो ऐसे. रेंज बराबर होगी, मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि अगर U सेम है तो 42 डिग्री पर और 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री मतलब कितना आ गया? 48 डिग्री. दोनों पर आपकी रेंज की वैल्यू सेम आएगी, तो ऑफ कोर्स R1 शुड बी इक्वल टू R2. ये गलत, ये गलत, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है. सर हाइट्स, मैक्सिमम हाइट, बेटा मेरे ख्याल से 48 डिग्री पर हाइट ज्यादा होगी. जितना ज्यादा एंगल हाइट उतनी ज्यादा, क्योंकि हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये सेम, जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा साइन थीटा, साइन थीटा जितना बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा उसका स्क्वायर भी उतना ही बड़ा. तो ऑब्वियस बात है कि बेटा 42 डिग्री पर फेंकोगे तो हाइट आएगी कम, 48 डिग्री पर फेंकोगे तो हाइट आएगी ज्यादा. तो H2 इज मोर देन H1. इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 इज मोर देन टाइम ऑफ फ्लाइट 1. बड़ा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी. ये तो सेम है, थीटा बड़ा तो साइन थीटा बड़ा, साइन थीटा बड़ा तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बड़ा. टाइम ऑफ फ्लाइट हालांकि मुझसे पूछा नहीं, बड़ा बनता है ऐसे लिख देता हूँ. चलिए आपका कौन सा आंसर आ गया? बट एक बार चेक करना कौन सा आंसर आ गया. ये वाला आंसर, सेकंड आंसर.
मैंने तो फिर भी समझाने के लिए बड़ा बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो समझदार बच्चा है वो तो एकदम ऐसे देखा, सटासट लिख दिया। बड़ी मुश्किल से सवाल पढ़ने में 30 सेकंड लगता है, बाकी सारी बातें सोचने में 15-20 सेकंड और लगते हैं। ये वाला सवाल बड़े आराम से 50 सेकंड के अंदर अंदर हो सकता है। ठीक है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने चलाया, वो अलग बात है। ठीक है, ये बेटा आपने जेई 2021 का सवाल, शायद मार्च अटेम्प्ट का था। ठीक है, नेक्स्ट इज कि यार वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है। हमने देख तो लिया कि वेलोसिटी चेंज होती है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो लगातार चेंज होती है। कैसे चेंज होती है देखते हैं। जैसे मैं सिंपल 2-4 बातें बोलता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। मैंने किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया यू वेलोसिटी से, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है, और वाई एक्सिस में शुरुआत में आपके पास जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी, वाई के अलोंग चेंज होगी। अब किसी टाइम टी पर, लेट से कहानी ऐसी है, टाइम हो चुका बेटा टी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इस टाइम पर वो तो अब भी यू कॉस थीटा ही है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो ऑफ कोर्स नेट वेलोसिटी भी चेंज हो गई है, और नेट वेलोसिटी ने कुछ ना कुछ एंगल बना लिया होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ। आराम से सुनना, ये जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, मैं इसे बड़े आराम से कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस थी बेटा आपकी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बेटा आपके पास -g इंटू टी। ऐसे करके आप किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बड़े प्यार से लिख सकते हो, किसी भी टाइम लिख सकते हो। ठीक है, ये जैसे आप देख पा रहे हो बेटा चेंज होगी, कभी ना कभी बेटा ये जीरो भी हो जाएगी। जीरो कब? जब सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बेटा वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो, एक्स के अलोंग तो फिर भी रहेगी, फिर नेगेटिव भी हो जाएगी। नेगेटिव कब? जब बड़ा बोला आपके वापस नीचे आ गया। तो ये किसी भी टाइम पर आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, इसे मैं वी एक्स लिख दूँ, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमने अभी निकाल ली, जो आपकी नेट वेलोसिटी है वो यू आ रही है, और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फा। अब इसका मतलब बॉल जो है वो इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मूव कर रही है। किस पे मूव कर रही है? अल्फा एंगल पे। अगर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मूव कर रही है तो मैं बड़े आराम से लिखता हूँ कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है वी वाई, बड़ा बेस है वी एक्स। वी वाई हम जानते हैं कि ना वो चेंज होगी और उसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सवाल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स के अलोंग वेलोसिटी अनचेंज्ड और वाई के अलोंग वेलोसिटी इस तरह से चेंज होगी। कभी भी अगर सवाल में ऐसा बोल दे कि बॉल इज मूविंग एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, मैंने आपको इस तरह से सवाल के अंदर समझा दिया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, छोटा चिन्ना सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुनो। मैं ऐसे वर्ड्स में नहीं लिख रहा, बस मैं बड़ा वर्ड्स बोल रहा हूँ। ठीक है, वर्ड्स तो बड़ा आपके एक्चुअल सवाल में लिखा हुआ आएगा। ऐसे लिखा हुआ है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with speed 100 meter per second at an angle 53 degree with the horizontal, या फिर ऐसा बोल देंगे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53। ये मैंने t इज इक्वल टू 0 पर बॉल को फेंक दिया। ये थोड़ा सवाल टफ है, बट मैं सिचुएशन समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा सवाल जेईई मेन में पूछेंगे नहीं, बट मैं तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम the ball is moving at an angle 45 डिग्री with the horizontal। शब्द सुन रहे हो बेटा? मैं लिख नहीं रहा टाइम बचाने के लिए बस, लेकिन शब्द सुन रहे हो, ऐसा लिखा आएगा। Initially ball is projected at an angle 53 degree with the horizontal. After some time the ball is moving at an angle 45 degree with the horizontal।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, निकाल लेंगे। सर कैसे निकालोगे, देखो ये 100 मीटर पर सेकेंड है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आएगी 100 का cos 53, कितना आगे बढ़ा 60 मीटर पर सेकेंड। इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गई, बड़ा कितनी 100 का sin 53, 80 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चाहे ये वाला टाइम हो चाहे ये वाला टाइम हो सेम ही रहेगी। तो आप कहोगे सर इस टाइम पर तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी अब भी 60 मीटर पर सेकेंड है। अब नेट वेलोसिटी v है और ये बड़ा 60 है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि देखो सीधी सी बात ये है कि इस टाइम पर बॉल की नेट वेलोसिटी v है और हॉरिजॉन्टल से एंगल हमारा 45 है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे पास कंपोनेंट आएगा v cos 45, y एक्सिस के अलोंग मेरे पास आएगा v sin 45। अब मेरे प्यारे बच्चों ने ये वाली बात बढ़िया तरीके से याद कर रखी है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो शुरुआत में वेलोसिटी थी वही अब होनी चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 60। इससे मेरे पास v की वैल्यू आ गई है 60√2 मीटर पर सेकेंड। ले बेटा, इस टाइम पर हमारी जो बॉल है उसकी नेट वेलोसिटी है 60√2 मीटर पर सेकेंड और उसके भी दो कंपोनेंट हैं। 60√2 का ये वाला कंपोनेंट है 60√2 का ये वाला कंपोनेंट है बेटा, ये भी कितना 60। सर ये चेंज हो गया, हाँ बेटा ये तो चेंज हो गया। सर ये क्यों चेंज हो गया, अरे भाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसलिए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्स के लॉन्ग चेंज नहीं हो सकती। तुम्हारा सवाल आ गया, तो इस सवाल का आंसर आ गया। हमसे पूछा है कि इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पर वेलोसिटी बॉल की होगी 60√2 मीटर पर सेकेंड। यही नहीं, मुझसे सवाल में ये भी पूछ सकते हैं कि किस टाइम पर ऐसा होगा। सर किस टाइम पर ऐसा होगा, ये कैसे पता करोगे बेटा, बहुत आसान। अगर ये वाली वेलोसिटी आपके पास 60√2 है तो इसके दो कंपोनेंट हैं, ये वाला 60 का cos 45, ये वाला 60 का sin 45, वो भी कितना आ गया 60। अब जरा चेक करना, आपको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस पता है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस पता है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस पूरे रास्ते पता है, यहां से तक का समय चाहिए। बेटा बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी, v = u + 80। आप कह सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू t। फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 60, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 80, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस -10। टाइम मुझे निकालना है बेटा, कितना आंसर आ गया 2 सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा ठीक है इतना सारा सवाल जे के अंदर पूछेंगे, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में इतना सारा काम कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि बेटा जे पूछ भी ले। अगर जे पूछेगा इस तरह का सवाल तो मान के चलना कि थोड़ा टफर साइड का सवाल होगा, और अगर हम इस तरह का सवाल अगर करके आते हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन को तो फटाक से पार कर गए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है मोस्टली बच्चा वो छोड़ के आता है, उसको नहीं चमकता है इतना। ठीक है, जे तो इतने आसान पूछता है। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, सुनिए बेटा। जेई ने अगेन बेटा 2021 के अंदर ये वाला सवाल पूछा है। आराम से इत्मीनान से बेटा सवाल पढ़िएगा, क्या कह रखा है। द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम, बेटा पार्टिकल का मास 5 ग्राम है, इज शोन इन द फिगर। बेटा बॉल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंका और वो 45 डिग्री पे ही टकरा रही है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। बड़ा इनिशियल वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यहां से लेकर यहां तक जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड बताओ। बता देंगे कि नहीं बताएंगे, आराम से बताएंगे। ये इंटीजर टाइप सवाल था। सर मोमेंटम, अरे बेटा मास इंटू वेलोसिटी, मास दे रखे हैं, कर देंगे, सब कर देंगे। आराम से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपने जब बॉल को शुरुआत में फेंका तो उसके पास वेलोसिटी है 5√2 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 45 डिग्री। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 5√2 का cos 45, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरफ आएगा 5√2 का sin 45, बड़ा वो भी आएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड।
तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इट्स वेरी इजी फॉर मी, 5i कैप प्लस 5j कैप, 5i कैप प्लस 5j कैप मीटर पर सेकेंड। अब बड़ा बॉल गई 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 यूं टकराई, जब टकराएगी तब बड़ा वापस से 5√2 मीटर पर सेकेंड से ही टकराएगी, और ये वाला एंगल बड़ा फिर से कितना होगा 45। हालांकि पता नहीं कि बड़ा सवाल के अंदर भी दे रखा है, हालांकि सवाल में ना देता तब भी हमें पता है कि जितने एंगल से फेंकोगे उतने एंगल पे टकराएगी। इस 5√2 के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ भी 5 और इधर की तरफ भी 5। सर फाइनल वेलोसिटी लिखाओ, बड़ा लिखाता हूं। फाइनल वेलोसिटी विल बी एक्स एक्सिस के अलोंग 5 तो 5i कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग भी 5 तो -5j कैप मीटर पर सेकेंड। चेक करो ना, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, आप बोलोगे नहीं होनी चाहिए सर, एक्स एक्सिस के अलोंग तो फोर्स ही नहीं है। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले 5j कैप थी, अब -5j कैप है। अगर मुझे मोमेंटम लिखना है, सॉरी बेटा, चेंज इन मोमेंटम लिखना है, तो इट ऑब्वियसली मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। मास कितना बेटा 5 ग्राम है, अब 5 मत लिखते हैं उसको बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि आंसर हमसे SI यूनिट में डिमांड किया गया है, इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। बड़ा करना, v फाइनल में से v इनिशियल को माइनस करना, दिस माइनस दिस किया तो ये निपट गया, दिस माइनस दिस किया तो -10j कैप, ठीक है ना, यूनिट आ गई kg मीटर पर सेकेंड। बड़ा मेरे पास आंसर आ गया, बड़ा कितना आंसर आ गया है 5 इंटू 10⁻⁻² माइनस j कैप kg मीटर पर सेकेंड। ये लो बेटा, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, ये है बेटा मैग्नीट्यूड, ये माइनस j कैप तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10⁻⁻², तो 5 इंटू 10⁻⁻² बेटा आंसर आ गया आपके पास 5। ये इंटीजर टाइप बड़ा सवाल था, सारे के सारे बच्चे बड़ा बड़े आराम से इस सवाल को समझ ही गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, टफ तो नहीं लगा, और जेई ने जैसा पूछा था मैंने एग्जैक्टली वैसे बेटा आपसे पूछ लिया। अगेन बेटा जेई 2021 का सवाल है, इतना आसान सवाल अगर आपसे पूछेंगे तो बेटा आप तो ऑफ कोर्स कर ही दोगे, इस साल पूछेंगे तब भी कर दोगे। मैंने जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा मतलब इससे टफ सवाल अगर पूछेंगे उसके लिए था, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने तो क्या क्या पढ़ा दिया, और ये पूछ रखा है सर ये सब करने के लिए तो आपके पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं थी। सही बात है ना, आई एम नॉट डिसएग्रिंग विथ यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो कि वो टफ सवाल अगर पूछते हैं तो वो भी हमसे बन जाए, इसलिए बेटा उन्हें हल्का सा थोड़ा सा टफ पढ़ाया है, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल से। और टफ पूछ भी सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, ऐसे कि सारे के सारे सवाल इसी लेवल के होंगे, है ना, सवाल तो टफ भी पूछ सकते हैं। ये बेटा अपना आंसर है, सारे के सारे बच्चे बेटा मेरे ख्याल से खुद भी अपने आप भी सवाल कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। किसी बॉल को अगर हमने ग्राउंड से फेंका है तो वो बॉल किन किन पॉइंट्स से गुजर रही है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक इक्वेशन को फॉलो करेंगे। दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आराम सुनना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, और मैंने किसी बॉल को लेट से बेटा यहाँ कहीं से फेंक दिया, यू वेलोसिटी से फेंक दिया, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। अब ये बॉल चलते 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 यूं गई, लेट से किसी टाइम पर बॉल जो है वो इस पॉइंट से गुजरी, हालांकि इस पॉइंट से नहीं, बॉल तो हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों पॉइंट से गुजरी है, मैंने उसमें से एक पॉइंट ले लिया, लेट से ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है लेट से एक्स कोमा वाई, इसके इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोमा वाई। एक्स मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जो इस एक्स और वाई के बीच में हो,
दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना मेरे बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखना कितना आसान है, मैं सिखा चुका हूं आपको। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, बड़ा वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। मुझे इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई में, ये इक्वेशन है एक्स और टी के बीच में, वाई और टी के बीच में। टी को उड़ा दो, यहां से टी को उठा के यहां रखता हूं, यहां से टी को उठा के जैसे मैंने यहां पर रखा, मेरे पास आ गया इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास किसी भी टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब चाहे ये वाला पॉइंट हो, 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 ये सारे के सारे जो पॉइंट होंगे ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइल से भी लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, बड़ा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज ऑफ कोर्स बड़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बेटा मेरे पास इसी इक्वेशन को लिखने की दूसरी स्टाइल है। इसी इक्वेशन को लिखने की तीसरी स्टाइल और है, और वो है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि बेटा ऐसे इक्वेशन को हल्का सा चेंज करोगे तो ऐसे भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। ठीक, एक ही इक्वेशन को लिखने की तीन अलग अलग स्टाइल है, ऐसे मत मानना कि तीन मैंने अलग अलग इक्वेशंस लिखे, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन को लिखने की अलग अलग स्टाइल्स। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछ लेते हैं मैं समझाता हूँ आपको। मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जेईई में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जेईई में आपसे इस तरह सवाल पूछ सकते हैं कि देखो मेरे पास ये कोई बास्केट है, ठीक है, सॉरी बेटा बास्केट नहीं है, बास्केटबॉल है। ठीक है, ये मेरे पास कोई बास्केटबॉल है और इस बास्केटबॉल से मेरे को किसी टारगेट को स्ट्राइक करना है। जो टारगेट है वो यहाँ से 20 मीटर दूर और 10 मीटर ऊंचा यहाँ कहीं है। ठीक है, मैं इस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं। बताओ हॉरिजॉन्टल से मैं कितने एंगल पर फेंकूं कि ये बॉल चलते 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 टारगेट को स्ट्राइक करे। सवाल समझ में आ गया? मैंने ये सवाल सिर्फ और सिर्फ सिंपल भाषा में बोला है, यही सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। कैसे कि बॉल कैन बी थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट हैव टू स्ट्राइक ए टारगेट which is horizontally 20 meter away and 10 meter vertically upwards. At what angle from horizontal it should be thrown so that ball strikes the target. Simple. अब ये जो बॉल है ना, ये इस पॉइंट से भी गुजर रही है, इस पॉइंट से भी गुजर रही है, इस पॉइंट से भी गुजर रही है, इस पॉइंट से भी गुजर रही है। अगर टारगेट से स्ट्राइक कर रही है तो टारगेट वाले पॉइंट से भी गुजरेगी। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं 0,0 ले लूं तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20,10। इसका मतलब ये जो बॉल है ये 20,10 से गुजरेगी। इसका मतलब x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10। इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। वैसे ये बेटर है सर। कैसे भाई? देखो x पता है, y पता है, g पता है, g बटा 10 लेना है, u सवाल में दे रखा है, थीटा नहीं पता तो tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास बड़ा इक्वेशन तुम जानते हो कौन सी है, y is equals to x tan theta minus g x square upon 2u square और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू है 10, बड़ा x की वैल्यू है 20
जी की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू है 20, बेटा यू की वैल्यू 20 है ना, बेटा यू की वैल्यू भी है 20, 1 + 10 स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, बड़ा आराम से आपका सारा सारा काम बन जाए। उल्टा भी हो सकता है, कल को बड़ा पता लगा थीटा दे दिया और यू पूछ लिया, तब भी कर देना। मैं हर एक के लिए सवाल थोड़ी कराऊंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बात समझा सकता हूँ कि बेटा इस इक्वेशन सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं, किस किस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं और कैसे कैसे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो वो अच्छे वाला सवाल ही होगा, थोड़ा जिसमें कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। बट आई एम होपिंग कि बेटा आपको सारी सारी बात बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से समझ में आ ही गई है। जेई ने भी बड़ा एक सवाल पूछ रखा है, हालांकि ये वाला सवाल रिलेटिवली आसान ही है, मैथमेटिकली आसान है, ऐसे फटाक से बन जाएगा अपन से, फटाक से बन जाएगा। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू α(x - βx स्क्वायर। बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है, y इज इक्वल्स टू α(x - βx स्क्वायर। ठीक है, अल्फा और बीटा बेटा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रखा है और मैक्सिमम हाइट पूछ रखी है, निकाल लेंगे, सब कर लेंगे। अब इसी सवाल को सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हर इंसान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं तो इस पूरे के पूरे सवाल का पूरा पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, मैं तो स्पीड वगैरह निकाल सकता हूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस एंगल पे फेंका है, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होगा, सब कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सब करके थोड़ी दिखाना है, मुझे तो ये बताना है कि अगर ये वाला सवाल जेई में आएगा तो कैसे करना है। देखो यार, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, मैंने सही तो लिखा, अल्फा एक्स को बड़ा कॉमन लिया, 1 आ गया बेटा, ये जो मैंने अल्फा बाहर निकाला है बड़ा, मैंने अल्फा नीचे ले गया बेटा, बीटा ऊपर से ऊपर आएगा, एग्जैक्टली वैसा बन जाएगा। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r जैसा। इससे मुझे बड़े आराम से पता लग गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। मेरे पास आ गया है tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, थीटा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स अल्फा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो tan इनवर्स अल्फा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ये है या आंसर ये है। आसान वाला काम तो हो गया। काश मुझसे रेंज पूछी होती तो मैं सड़क से ही आंसर बोलता कि रेंज की वैल्यू आई है α/β। काश मुझसे रेंज पूछी होती, देखो बेटा रेंज कंपेयर करो अल्फा, काश मुझसे रेंज पूछा होता, सट से आंसर आ जाता मेरा। रेंज नहीं पूछी, मैक्सिमम हाइट पूछी है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, तो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। सर कैसे, देखो बेटा y इज इक्वल्स टू α(x - βx स्क्वायर। y पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, यह है पैराबोला की इक्वेशन। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है नेगेटिव, तो यह है बेसिकली पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ऐसा। यहां पर बेटा आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और यहां पर आपके x कोऑर्डिनेट मतलब रेंज वाला पॉइंट है, यहां पर आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है α/β। बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे, बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे जब आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू α/2β होगा, भैया x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू α/β है, ये बीचों बीच वाला कौन सा पॉइंट आएगा, α/2β वाला जो पॉइंट होगा, इस टाइम पर आपका जो y कोऑर्डिनेट है यही आपकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट बिल्कुल बीच बीच आती है, तो x इक्वल टू 0 पर भी y 0 है, x इक्वल्स टू α/β पर भी आपका y 0 है, तो ये तो एक तरह से रेंज हो गई। बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो बेटा y कोऑर्डिनेट विल बी अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स का स्क्वायर। किस x कोऑर्डिनेट पर y निकालना है, α/2β पर। मेरे पास बेटा आंसर आ गया α² अपॉन 4β।
इस x कोऑर्डिनेट पर ये y की वैल्यू है और इस x कोऑर्डिनेट पर जो y की वैल्यू है वही तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है। तो मेरे पास ये आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। दिस इज द आंसर। कोई बच्चा कह दे कि सर ना मैं नहीं मान पाया, मुझे सर ये रेंज भी नहीं समझ में आई, हालांकि सर आपने कर ली इस तरीके से, सर मुझे ना समझ में ये रेंज इस तरह से, सर मैं कैसे करता। अगर कोई बच्चा कहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं कहूंगा कि देख बेटा y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पूछिए, इसका मतलब मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, y की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो एक काम कर, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, अल्फा माइनस 2 बीटा एक्स, और इसको कर दे इक्वल टू 0। कर दिया, सॉल्व करते मेरे पास x की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन 2 बीटा। इसका मतलब x की वैल्यू जब अल्फा अपॉन 2 बीटा होगी उस टाइम पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अरे मुझे x नहीं पूछा है, मुझे उस टाइम पर y पूछा है, तो इस x को उठा के रख दे, बड़ा वापस से वही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, y की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। समझिए क्यों बच्चों। अगेन बेटा जो सवाल था वो जी 2021 का सवाल था, और वैसे अगर देखें थोड़ा सा टफ साइड का सवाल तो था ही, है ना। बच्चा अगर मान लो कि जैसे मुझे तो थोड़े बहुत रिजल्ट्स वगैरह याद भी रहते हैं कि ठीक है बेटा y इज इक्वल्स टू इसको x टेन 1 माइनस एक्स अपॉन आर लिख दो। अब अगर किसी बच्चे ने अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो उसको सारे रिजल्ट याद नहीं होते, वो तो प्रैक्टिस के साथ रिजल्ट याद होते हैं ना यार। तो उस बच्चे को हो सकता है कि ये वाला सवाल करने में शायद 3-4 मिनट भी लग जाए, मुझे नहीं लगता, वो अलग बात है, बेटा मैंने तो बहुत बार कर रखा है। वैसे ये वाला सवाल क्लास में कराया हुआ है, हालांकि जब मैंने क्लास में कराया था मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें भी पूछी थी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, वगैरह वगैरह। किसी को वो पूरा देखना है तो पूरा यहाँ पे से देख सकता है, ठीक है। समझ गए इस बात। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। किसी टावर से अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो बेटा क्या क्या कहानी होती है वो भी देखते हैं। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा मैं भरोसा ज़्यादा रख रहा हूँ और मैं आंसर्स पर थोड़ा भरोसा कम रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे आंसर्स में इतना इंटरेस्ट है नहीं। बट आपके पास ये हॉरिजॉन्टल और ये बड़ा कोई आपके पास वर्टिकल टावर। इस वर्टिकल टावर की जो हाइट है बेटा वो h है, और किसी बॉल को मैंने ऐसे सामने की तरफ फेंक दिया है u वेलोसिटी से। केस 1 में मैं u फेंकूंगा u वेलोसिटी से, केस 2 में मैं u फेंकूंगा और केस 3 में मैं u फेंक दूंगा। कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपने बॉल को u फेंका बड़ा बॉल चलते 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 ऐसे आएगी। अब आराम से मेरी बात प्यार से सुनना। इधर की तरफ तो x एक्सिस मान लो और इधर की तरफ y एक्सिस मान लो। सर मैं y ऊपर मान लूँ, एक ही बात बेटा, y ऊपर मानो नीचे मानो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस बेटा तुम जानते हो, जैसे बॉल आपके हाथ से छूटी वैसे ही एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g, ठीक है। किसी टाइम t पर बेटा लेट से बॉल यहां कहीं है, x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी बेटा u ही रहेगी। हाँ, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर ये टाइम t हो चुका है तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सर क्यों चेंज होएगी बेटा? शुरुआत में तो y के अलोंग वेलोसिटी थी ही नहीं, सारे के सारे वेलोसिटी x के अलोंग थी, लेकिन t टाइम बाद y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आएगी। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है 0 क्योंकि सारी वेलोसिटी तो x के अलोंग है। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है g। सर इस बार माइनस g क्यों लिख रहे हैं बेटा? ना y नीचे मान लिया ना, इसलिए इनटू t। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी बेटा दैट विल बी gt। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी बेटा दैट विल बी gt। तो टाइम के साथ लगातार बेटा y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी ना कभी बॉल बेटा जमीन से टकराएगी। जिस टाइम बॉल जमीन से टकराएगी x के अलोंग तो वेलोसिटी u ही रहेगी, y के अलोंग वेलोसिटी कुछ ना कुछ और होगी, देख लेंगे कितनी होगी। t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर मैंने फेंका है बॉल को, तो किसी t इज इक्वल्स टू कैपिटल T टाइम पर बॉल जमीन से टकरा दी है। दिस कैपिटल T इज ऑफ कोर्स योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सर कैसे निकालो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को? देख बेटा, बॉल चलते 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 यहां से यहां आई है। x एक्सिस के अलोंग बॉल कितना गई है पता नहीं, लेकिन y एक्सिस के अलोंग बॉल नीचे आई है h।
हालांकि नीचे की तरफ बेटा मैंने इस बार प्लस मान रखा है, तो मुझे वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पता है। वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है h। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। वाई एक्सिस के अलॉन्ग पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है g और टाइम पूछा है। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है जो इन सबको रिलेट करती हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। इक्वेशन है y डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इनटू t का स्क्वायर। y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है h, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस है 0, एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलॉन्ग है g इनटू t का स्क्वायर। सॉल्व करते बेटा t की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स h अपॉन g का रूट, और यही हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस टाइम पर y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस g मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक आने का टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम है √2h अपॉन g। तो y एक्सिस के अलॉन्ग मेरे पास वेलोसिटी आ गई है √2gh। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है √2gh। ये मेरे पास नेट वेलोसिटी आ गई है ऐसे, कितनी आ गई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नेट वेलोसिटी आ गई है √u² प्लस 2gh। इस स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, किस स्पीड से टकराएगा, ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है। हालांकि मैं एक बात और बोल दूं कि अगर आपने बॉल को यूं फेंका होता है, यूं फेंका होता है, यूं फेंका होता है, कैसे फेंक दो, जब जमीन से टकराएगी तब हमेशा ही बेटा आपकी जो स्पीड होगी वो √u² प्लस 2gh ही आएगी हमेशा ही, चाहे आप हॉरिजॉन्टली फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको। ठीक है। एक लास्ट बात और, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा ये आपकी बेसिकली रेंज है। रेंज इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे रास्ते वेलोसिटी है u, और यहां से तक का जो समय है वो मेरे पास है √2h अपॉन g। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि रेंज की वैल्यू ये आएगी। हालांकि ना भी याद रखो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, जस्ट बिकॉज कि ना लॉजिक से सोच लेंगे यार कौन सा तो बहुत बड़ा काम है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इस बात पे, इस कॉन्सेप्ट पे जेई ने बड़ा लास्ट ईयर एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल पूछा है, और अगेन सवाल जो है वो करने में बड़ी मुश्किल से 1.5 मिनट का समय लगेगा। पढ़ने से लेकर करने तक 1.5 मिनट के आसपास का इस समय इसके अंदर लगेगा। हालांकि मुझे तो समझाना होता है बेटा, इसलिए मैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया से हर बात लिखता हूँ। अदरवाइज बच्चा सिर्फ करने ही जाएगा तो रफली उसको 40-45 सेकंड सवाल पढ़ने में और 40-45 सेकंड ही उसको सवाल करने में लगेंगे। तो 80 से 90 सेकंड के अंदर सवाल बड़े आराम से बन जाएगा। ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. ठीक है ना। What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? ठीक है ना। सोचते हैं, ये रहा मैन, ये रहा बेटा आपका हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऐसे v वेलोसिटी से, इसने कोई फूड पैकेट ड्रॉप किया, ये एल्टीट्यूड है बेटा आपके पास h, इसने फूड पैकेट ड्रॉप किया। हेलीकॉप्टर के पास अगर वेलोसिटी v है तो उससे जो फूड पैकेट ड्रॉप होगा उसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो फूड पैकेट के पास है। हेलीकॉप्टर के पास अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है तो पैकेट के पास भी शुरुआत में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, और ये फूड पैकेट चलते 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 यूं बेटा इस इंसान के पास आके गिर जाएगा। क्यों बेटा, फूड पैकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वही है जो हेलीकॉप्टर के पास है। हेलीकॉप्टर के पास वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल में, तो फूड पैकेट के पास भी हॉरिजॉन्टल में v। उसके बाद यूं चलते 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 बेटा फूड पैकेट आके गिर जाएगा। यहां से यहां तक आने का समय मुझे पता है, याद कर रखा है मैंने, √2h अपॉन g। पूरे रास्ते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फूड पैकेट के पास वेलोसिटी v है, और यहां से यहां तक आने का टाइम t है। तो ये जो डिस्टेंस होगी मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं vt, या बेटा v इंटू √2h अपॉन g। फेयर इनफ। मुझसे सवाल के अंदर ये पूछ रखा है बेटा, मुझसे सवाल के अंदर ये पूछ रखा है कि जिस टाइम पर फूड पैकेट ड्रॉप हुआ
उस टाइम पर इस बालक में, मतलब इस मैन में और इस फूड पैकेट के बीच में कितने डिस्टेंस है, निकालेंगे बेटा, सॉरी हेलीकॉप्टर में और इस इंसान के बीच में कितने डिस्टेंस है निकाल लेंगे। ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट कि दिस डिस्टेंस विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना बेटा 2h स्क्वायर, सॉरी बेटा v स्क्वायर 2h अपॉन g, v स्क्वायर 2h अपॉन g प्लस h स्क्वायर। बड़ा मेरे ख्याल से थर्ड आंसर आ गया होगा, थर्ड बेटा आपका आंसर है। करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। वैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि ना हम इस सवाल को ऐसे डायमेंशनल भी सोल्व कर सकते थे। जैसे इसके डायमेंशन बड़ा गलत है, आंसर तो डिस्टेंस आएगी और ये एक तरह से हाइट का स्क्वायर दे रखा है, हाइट का स्क्वायर तो एक तरह से डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। हमें आंसर चाहिए डिस्टेंस में, ये है डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है बेटा, 1 अपॉन एच स्क्वायर, तो ये तो 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, फिर उसका रूट ले लिया तो ये तो 1 अपॉन डिस्टेंस आ गई। 1 अपॉन डिस्टेंस तो आंसर हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, ये 2gh इंटू वी स्क्वायर, चलो ठीक है, एच स्क्वायर तो चलो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया और उसका रूट किया तो डिस्टेंस आ गई। लेकिन इसको देखो, ये 2g इंटू वी स्क्वायर, 2g इंटू वी स्क्वायर, देखना बेटा 2 तो डायमेंशनलेस है, g की डायमेंशन होगी LT-2, हाइट की डायमेंशन होगी L, v स्क्वायर की बेटा होगी LT-1, उसका स्क्वायर करूंगा तो ये लो, इस पूरे का बेटा फिर रूट, इस पूरे का मैं रूट लूंगा तो टाइम वापस से आ जाएगा। तो इसके डायमेंशन बेटा लेंथ है ही नहीं, इसकी डायमेंशन तो लेंथ है ही नहीं, तो ये भी गलत, डायमेंशन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आंसर आना ही आना था। मैं ये नहीं करा कि ये वाला सवाल डायमेंशन से करना है, ये वाला सवाल तो बिना डायमेंशन के इतनी आसानी से हो रहा है कि डायमेंशन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और ऐसे करने में कम टाइम लग रहा है। लेकिन मैं तो इससे बताना चाह रहा हूँ कि कई बार जेई मेन के अंदर ऑप्शंस इतने बुरे होते हैं, मतलब इतने ऑब्सक्योर टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि बच्चा अगर डायमेंशन से भी करना चाहे, उसको सवाल ना आता हो तब भी बड़ा आराम से कर सकता है। आई होप बेटा समझ होंगे। यहाँ पर तो एल का स्क्वायर आ गया, ये नहीं हो सकता। ये 1 अपॉन एल का स्क्वायर का रूट आ गया, ये नहीं हो सकता। चलो ये तो एल का स्क्वायर का रूट आ गया, इसकी डायमेंशन तो एल हो गई, इसकी डायमेंशन आपकी एल नहीं बन रही, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास वही बचा। ठीक है, मैं ये नहीं करा कि ये वाला सवाल ऐसे करना है। हो सकता है कि जेईई मेन के अंदर कोई सवाल ऐसा हो तो मैं हवा भी ना लगे कि अरे क्या पूछ रहा है, क्या कर दिया, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से हो सकता है कि बेटा तुम 2 ऑप्शन उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पर तो 3 उड़ गए, हो सकता है तुम 2 उड़ा दो, 3 भी उड़ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज केस 2। सुनिए बेटा, आपके पास ये कोई टावर है, इस टावर की जो हाइट है वो h है और मैंने किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया बेटा, लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकंड से फेंक दिया और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री। मैं इस बार वैल्यूज पे इसलिए आया हूं क्योंकि ना सवाल के अंदर ना ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आंसर से याद करूं, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आंसर से याद करूं। ये जो हाइट है बेटा, लेट्स से दिस हाइट इज 100 मीटर। अब इस तरह के सवाल में क्या पूछ सकते हैं बेटा, बॉल यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी और कभी ना कभी जमीन से यूं टकराएगी। जब जमीन से टकराएगी उस टाइम पर स्पीड क्या होगी, उसका तुम सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, सीधा याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह है बेटा, वो तो हमें बेसिक से निकालने पड़ेंगे। पिछले वाले सवालों की टाइम ऑफ फ्लाइट काम नहीं देगी, ये वाले टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी थी जब आपने हॉरिजॉन्टली फेंका था। ठीक, अब टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कुछ और आएगी। हाँ, स्पीड आखिर में वही आती है बेटा। सब बाकी काम कैसे करेंगे, बेसिक से। देखो, मैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लेता हूं, मैं इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लेता हूं बेटा, ऊपर की तरफ वाई मान रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 20 है, उसके 2 कंपोनेंट हैं,
ये वाला कंपोनेंट आएगा 20 का cos 37, तो ये आ गया है 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया है 20 का sin 37 बड़ा, ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां से तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। सर वो कैसे निकालोगे? निकाल लूंगा। देखो यार, बॉल यूं चलते 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 ऐसे आई है, तो ये बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। कुल मिलाकर आपकी जो बॉल है वो नीचे की तरफ तो 100 आई है और राइट साइड में कुछ गई है, पता नहीं कितनी गई है, मैंने इसका एक क्वेश्चन मार्क। नीचे की तरफ 100 आई है, तो मुझे एक तरीके से वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पता है। वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है -100। सर माइनस क्यों? ऊपर वाई ले लिया बड़ा, नीचे -1। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? बड़ा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऊपर की तरफ 12 है तो +12। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? नीचे की तरफ 10, तो बड़ा ऑफ कोर्स -10। और मुझे टाइम निकालना है, बड़ा बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी? S = ut + ½ at² वाई डायरेक्शन। ले बेटा -100 इनिशियल वेलोसिटी बेटा 12 × t, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बेटा -10 × t का स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता बेटा, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर जो है बेटा वो आंसर है। इवन मैं रेंज भी निकाल सकता हूं। सर रेंज कैसे निकालोगे? यहां से अगर रेंज निकालना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे पता है कि वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक आने का टाइम। बड़ा टाइम तुमने यहां से निकाल लिया, उसको रख देना, ये रेंज जाएगी। सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज केस 3। बड़ा केस 3 में भी मोर और लेस बड़ा यही कहानी है, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है यार ना, बस कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से करते रहो, काम बन जाएगा। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई टावर है, चलो ये टावर जो है ये 100 मीटर का है, और ये रही बड़ा आपके पास बॉल, और इस बॉल को आपने ऐसे फेंक दिया विद सम वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री। अब ये जो बॉल है ये यूं चलते 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 ऐसे आएगी। अब जब यहां पर आएगी तो स्पीड लिखना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है कि इस टाइम पर स्पीड होगी रूट। स्पीड इस बात पर डिपेंड नहीं करती किस एंगल में फेंका आपने, सामने की तरफ फेंक दो, ऊपर की तरफ फेंक दो, साइड में फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये स्पीड तो मुझे पता है कितनी आएगी, √(u² + 2 × g × h। ये स्पीड थोड़ा फिक्स है आपकी। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वो निकाल लेंगे। बेटा मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, वाई में ऊपर ही बोल सकता हूं, नीचे ही बोल सकता हूं। इस बार बेटा बॉल ऊपर जा ही नहीं रही है तो नीचे बोल देते हैं भाई। 10 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा 8 मीटर पर सेकंड, इधर की तरफ मेरे पास आएगा 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पूरे रास्ते बेटा नीचे की तरफ 10। बॉल यूं चलते 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 ऐसे आई है, बॉल कुल मिलाकर नीचे की तरफ तो आई है 100 मीटर और राइट साइड में गई है r। अभी r कितना है तो मुझे नहीं पता, लेकिन y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 100, तो +100। नीचे की तरफ, सर इस बार प्लस क्यों लिख दिया, नीचे y मान लिया ना इसलिए। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन? बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज बेटा नीचे की तरफ +6। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस? नीचे की तरफ 10, तो +10। सर टाइम चाहिए, बेटा टाइम चाहिए तो बेस्ट इक्वेशन तुम जानते हो, S = ut + ½ at² लगा दो और y डायरेक्शन में आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी × t + ½ × एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा 10 × t का स्क्वायर। कर लेना इसको सोल्व। बेटा दो रूट आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला पुट कर देना। सर ये रेंज कैसे निकालूं? पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग तेरी वेलोसिटी है 8, मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक आने का टाइम, वो तो निकाल चुका है, तो 8 × t। 8 × t। सर फॉर्मूले क्यों लिखा रहे? अबे फॉर्मूले है ही नहीं यार, कहां से लिखा दूं, है ना।
बिल्कुल बेसिक से करो ना, बेसिक से करने के सवाल है बेटा, बेसिक से करो। हालांकि अगेन मैं ये नहीं कहता कि जेई मेन में ये वाला सवाल पूछेंगे। जेई मेन में 90% चांस तो इस बात के हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने वाला ही सवाल पूछेंगे, जिसके फॉर्म में लिखा चुका हूं। लेकिन जेई मेन का कोई इक्का दुक्का सवाल तो टफ आ ही सकता है ना, वो जो टफ आएगा उसके अंदर बेटा बॉल को आपको इस तरह से किसी एंगल पर फेंकोगे, और जैसे एंगल पर फेंकोगे फॉर्मूले काम नहीं देंगे। हमारा काम तो सिर्फ उसमें बेटा क्या चलेगा, बेसिक से चलेगा। मैं किस तरह से इक्वेशन सोल्व करते हैं, किस तरह से बेटा इक्वेशंस लिखते हैं, मैंने आपको सिखाई दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से रिस्क को कवर करने के लिए मैं बता रहा हूं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी बच्चे के पास टाइम बहुत कम हो, वो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना चाहे, वो बेटा ये प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ना पढ़े। ठीक है, जेई ने बेटा बहुत ज़्यादा सवाल इस टॉपिक पर नहीं पूछे हैं, ही कैन स्किप इट। टाइम कम हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इस टॉपिक पर कोई सवाल पूछेंगे, और जो सवाल पूछेंगे वो अच्छा ही पूछेंगे। ठीक है, और किसी बच्चे के पास टाइम हो वो तो बड़ा ऑफकोर्स करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अगेन समझाता हूँ कि बेटा किस किस तरह के सवाल इसके अंदर पूछ सकते हैं। सुनना बेटा, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये बड़ा कोई इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, और किसी बॉल को मैंने ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा पे यू स्पीड से फेंक दिया है। ऐसे फेंकने को हम बोलते हैं अप द इंक्लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, अप द इंक्लाइन। t इज इक्वल्स टू 0 बॉल को मैंने फेंका। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं बेटा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मैं वाई एक्सिस मान रहा हूं। एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी बेटा u cos थीटा। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास आएगा u sin थीटा। मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा कि ये बॉल चलते 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 लेट्स बेटा यहां गई, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगी। भले इंक्लाइंड प्लेन ऐसे हो, अर्थ तो ऐसे पुल करेगी ना यूं, तो पूरे रास्ते बेटा जी जो आएगा वो ऐसे आएगा। ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, क्योंकि बेटा ये 90 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल वापस है अल्फा। इधर की तरफ आएगा जी का कॉस अल्फा, इधर की तरफ आएगा जी का साइन अल्फा। चलिए बेटा, यहां से बॉल चलते 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 यहां गई। इस टाइम को मैंने बोल दिया t इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। कैपिटल टी का बेटा हमेशा फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। दूसरे शब्दों में आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। u साइन थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जो जी कॉस अल्फा है उसका अर्थ यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। चाहे ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सो बेटा चाहे ये वाला याद रखो चाहे ये वाला याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसका फॉर्मूला होगा, आपको सिर्फ उसे वैल्यूज पुट करनी होगी। दैट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। इसको भी आप इस तरह से याद कर सकते हो कि u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। ये u साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। g कॉस अल्फा मतलब g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर यहां से यहां तक की जो रेंज है उसका क्या फॉर्मूला है, बड़ा उसका उन्होंने ऊपर लिख रखा है। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इस लाइन के अलोंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया करो। t आपने पहले से निकाल रखा है। मैं रेंज का फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूं, 2 टाइम्स स्पीड का स्क्वायर साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपॉन g टाइम्स कॉस स्क्वायर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन से कितने एंगल पे फेंका है, अल्फा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का खुद का कितना एंगल है। ये बड़ा आपके रेंज की वैल्यू है। ठीक है, मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बोलना चाहूंगा, हालांकि मैं उसको प्रूव कर सकता हूं, लेकिन मैं तो उसको ऐसे ट्रिक से याद करा रहा हूं, ऐसा ट्रिक से याद कर रहा हूं। सुनना, ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एंगल है आपके पास अल्फा,
ये मेरे पास बॉल है बेटा, मैंने इसको ऐसे किसी u स्पीड से फेंक दिया एंगल थीटा पे। किस एंगल पे फेंकूं, मतलब मैं इस थीटा को क्या रखूं कि रेंज सबसे ज्यादा आए। एंगल थीटा क्या रखूं कि रेंज सबसे ज्यादा आए। हॉरिजॉन्टल पे होता तो थीटा इक्वल टू 45 था। यहां पर क्या फंडा है, एक बेसिक तरीका तो ये है कि रेंज इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, अलग अलग थीटा के लिए रेंज की अलग अलग वैल्यू है। तो आप एक काम करो, रेंज को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, देखो कि बेटा क्या एंगल थीटा आता है। एक जुगाड़ और है, जुगाड़ ये है, मतलब ट्रिक ये है कि देखो यार, बॉल जैसे आपने फेंकी, इसका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा हमेशा नीचे की तरफ जी। तो एक लाइन तो खींचो जिस तरफ एक्सलरेशन है उसके अपोजिट। एक्सलरेशन है नीचे तो मैंने लाइन खींच दी ऊपर, एक्सलरेशन है नीचे तो मैंने लाइन खींच दी ऊपर, और दूसरी लाइन उस तरफ खींचो। ये तो पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन उस तरफ खींचो जिस तरफ रेंज निकालना है। आप बोलोगे सर रेंज तो मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग निकालना है, तो दूसरी लाइन ये रही। आप हमेशा बॉल को इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पे फेंक दिया करो, एंगल बाइसेक्टर पे। जैसे ये वाला एंगल अल्फा है, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस अल्फा है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हाफ कर लो। ये वाला हाफ बड़ा कितना होगा, 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 पर फेंकोगे तो उस केस में आपके पास ये जो रेंज आएगी ये मैक्सिमम आएगी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। बड़ा हो सकता है बहुत सारा टफ सवाल हो, उसके अंदर तुमसे इस तरह की बातें पूछते तो बड़ा जैसे पूछ ले बता देना, है ना। बाकी बड़ा उस रेंज को डिफरेंशिएट करके फिर रिजल्ट निकालना वो थोड़े में टाइम लगता है, और ऐसे में तो यूँ हो जाता है, ये बाकी जगह भी काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है। डाउन द इंक्लाइन, बेटा डाउन द इंक्लाइन क्या कहानी है सुनना। ये बेटा हॉरिजॉन्टल, ये बेटा कोई इंक्लाइन प्लेन पहाड़, उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अल्फा, सॉरी इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा। बॉल को बड़ा मैंने यू फेंक दिया है और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा इंक्लाइन प्लेन के साथ। इसको हम बोलते हैं डाउन द इंक्लाइन। यू फेंका तो अप द इंक्लाइन, यू फेंका तो डाउन द इंक्लाइन। अब ये जो बॉल है ये यूं चलते 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 बेटा ऐसे है। फिर से बेटा वही कहानी, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा आपके पास फिर से वही आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। मैक्सिमम हाइट बेटा इंक्लाइंड प्लेन से, बेटा मैं शायद स्मॉल एच लिखा था, तो इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट थी, उसका फॉर्मूला वापस से वही आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। सिर्फ और सिर्फ ये जो रेंज आई है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला चेंज होगा, और इसके फॉर्मूले में सिर्फ ये चेंज होगा कि जहां सब वैसा, बस यहां पर जहां पर अल्फा लिखा था वहां पर माइनस अल्फा लिख दो, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। बस ये आपका रेंज। सर किस एंगल पर फेंकूं कि रेंज सबसे ज्यादा है, तो अगेन एक मैथमेटिक्स का तरीका कि अलग अलग थीटा पर रेंज की वैल्यू अलग अलग आएगी। किस थीटा के लिए रेंज सबसे अधिकतम होगी, इसके लिए बेटा ऑफ कोर्स तुम डी आर बाई डी थीटा करोगे और इक्वल टू 0 करोगे, आ जाएगा। लेकिन दूसरा हमारा ट्रिक वाला तरीका क्या कहता है कि देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये बॉल हमने फेंकी ऐसे u वेलोसिटी से किसी न किसी एंगल पे, जैसे बॉल फेंक दी, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ g। दो लाइन खींचो, पहली लाइन तो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, एक्सेलरेशन नीचे है तो लाइन होगी ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस इज माई लाइन नंबर 1। दूसरी लाइन खींचो जिस तरफ रेंज निकालना है, दूसरी लाइन ये रही, बड़ा बॉल तो इधर आ रही ना, तो रेंज तो मुझे इसके लोग निकालना है। बॉल को फेंक दो इनके एंगल बाइसेक्टर पे, हाँ बेटा फेंक दो, बेटा ये वाला एंगल अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे,
ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा, थोड़ा ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गया 90, ये हो गया अल्फा, तो टोटल एंगल मेरे पास हो गया है 90 प्लस अल्फा। मैंने मेरे बच्चों को ट्रिक में ये याद करा रखा है कि आप एक्सेलरेशन के अपोजिट जो लाइन खींची है वो, और जिस लाइन के अलोंग हमें रेंज निकालना है वो, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर में फेंक दो। पूरा एंगल है 90 प्लस अल्फा, तो ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। इस एंगल पर अगर फेंकोगे तो बॉल की रेंज आएगी सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाले फॉर्मूले आप, हालांकि मैंने जिस तरह से बताया मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको समझ में तो आएंगे होंगे कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग किस तरीके से इक्वेशंस कौन से याद करनी है। तो मुझे तो ऐसा मेरी तो ऐसी फीलिंग है कि तुम्हें सारी बात समझ में आ गई है, बट फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो छोड़ दो। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें समय ज़्यादा लगाओगे और नंबर कम मिलेंगे, बाकी में ऑफकोर्स बड़ा समय ज़्यादा लगाओगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फिर भी मेरी ऐसी फीलिंग है कि जेईई में कोई सवाल पूछेंगे तो जितना मैंने पढ़ा है उसी में से ही आएगा। चलिए बेटा, अब तो गला दर्द कर रहे हैं ना, अगली क्लास में पढ़ते हैं।